नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मकर लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। जिस जातक की ये मकर लगन की कुंडली है अर्थात 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मकर मकर लगन। मकर लगन जो है वो 8.7 डिग्री का होने के कारण ये मकर लगन जो है युवावस्था का लगन है और इसका स्वामी जो है वो अष्टम में विराजमान है। तो जैसे मैं अपनी पहली कुंडली में भी बता चुका हूँ कि जब लगन का स्वामी अष्टम में विराजमान हो जाता है तो वो लगन तो ठीक है युवावस्था का है, परंतु वो बहुत उच्च का लगन जो है वो नहीं माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति शनि के समान जो है विशाल होता है, विशाल हृदय का होता है। अच्छे शनि के समान मतलब किसी से, जैसे शनि किसी के साथ जो है वो बुरा नहीं करते हैं, सबका अच्छा भला करते हैं, न्याय करते हैं। तो इस जातक का भी स्वभाव ऐसा होगा कि सभी के साथ न्याय करेगा, अच्छा सोचेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। अर्थात मकर लगन के व्यक्ति जो होते हैं वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। तो ऐसा जातक का स्वभाव रहेगा। अब इस 10 नंबर और ये दूसरा प्रथम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो दोनों ही शनि है। अर्थात इस प्रथम भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो जाकर के अष्टम में विराजमान हो गया, वो भी 2 डिग्री का है। तो शनि जो है वो इनकम भी धीरे धीरे देते हैं। तो ऐसा जातक जो है वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करता होगा, कोई कुछ नहीं करता होगा, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, गवर्नमेंट से उसको कोई आय नहीं होगी, अपना व्यवसाय करेगा या शनि से रिलेटेड कोई भी, जैसे शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा वो करेगा। तो उसका मतलब जो उसका जो व्यवसाय चलेगा, जीवन का यापन चलेगा, जीवन का जो उसको आय होगी वो शनि क्षेत्र रहित कार्यों से ही उसको आय हो सकती है। ऐसा इस कुंडली से प्रतीत हो रहा है, परंतु कंटिन्यू इनकम नहीं रहेगी, थोड़ी गैप में इनकम रहेगी कि शनि धीरे धीरे इनकम देता है। शनि बहुत ज़्यादा इनकम तो देता है परंतु धीरे धीरे देता है। इस कुंडली का 42 साल के बाद जो है वो इनकम जो है वो आने ज़्यादा इनकम जो है वो आने शुरू होगी। अब आते हैं पराक्रम भाव के ऊपर। पराक्रम भाव में केतु विराजमान है और पराक्रम भाव में राशि है वो धनु राशि, इसमें 12 नंबर बृहस्पति की जो है मीन राशि विराजमान होने के कारण मीन राशि का जो मालिक है बृहस्पति वो छठे घर में विराजमान हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड भाव में केतु विराजमान है, उसमें जो राशि विराजमान है वो मीन राशि विराजमान है, जो बृहस्पति की राशि है, इसका मालिक जो है वो इधर विराजमान हो गया। जब बृहस्पति के घर में केतु विराजमान होता है तो अच्छा माना जाता है। 21.43 डिग्री का केतु है, तो इनका केतु अच्छा है जो इनको अचानक पराक्रम देता है। अचानक पराक्रम देने का मतलब होता है केतु अचानक पराक्रम देता है। परंतु ऐसे इसका जो भाव यहाँ पे इस भाव का मालिक यहाँ पे विराजमान है, तो ऐसा जो है भाइयों से दुश्मनी हो सकती है। अर्थात भाइयों से अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते हैं, भाई जो है वो दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि इस घर का मालिक जो यहाँ पे विराजमान हो गया। तो इस पराक्रम से रिलेटेड छोटे भाइयों से रिलेटेड छोटे भाई जो है वो दुश्मन हो सकते हैं। इस घर का प्रभाव जो है ये है। अब यहाँ मेष लगन का मतलब है नंबर 1 चतुर्थ भाव में जो माता का स्थान है, सुख संपत्ति का स्थान है, वाहन का स्थान है। माता का स्थान है, सुख संपत्ति का स्थान है, वाहन का स्थान है, घर परिवार का स्थान है। इस घर का मालिक जो है मंगल जो है वो बृहस्पति के साथ विराजमान है, अपने मित्र के साथ विराजमान है, अच्छे घर में विराजमान है, मतलब इसमें छठे घर में विराजमान है। तो छठे घर में जो विराजमान होने के कारण ये मंगल जो है वो इतने अच्छे फल जो है वो नहीं देगा, इतने अच्छे फल नहीं देगा। घर भी नॉर्मल, मतलब बड़ा सुंदर, बहुत बड़ा घर तो नहीं मैं कह सकता, वो गाड़ी भी नॉर्मल रहेगी, घर भी नॉर्मल रहेगा, बहुत ऊंचा घर परिवार वो जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि और सुख संपत्ति भी जो है वो नॉर्मल तरीके से रहेगी, परंतु अच्छी रहेगी, कोई ऐसा व्यवधान नहीं होगा। गुरु के साथ जब गुरु और मंगल यहाँ विराजमान है तो इसमें चर्चा करता हूँ। परंतु इनकी कुंडली में जो पंचम भाव है, सूक्ष्म बुद्धि का जो भाव है, इस भाव में 2 नंबर वृष राशि में शुक्र जो है, वृष राशि में चंद्रमा जो है वो उच्च का होके विराजमान हो, 24 डिग्री का बैठा हुआ है, 24 डिग्री का उच्च का होके विराजमान हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब चंद्रमा वृष राशि में शुक्र के घर में विराजमान हो जाता है तो अमृत समान फल प्रदान करता है। अगर ऐसा व्यक्ति
वैद्य भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। अगर उसने अपने समय में अच्छे कर्म किए होते या पढ़ाई की होगी तो ऐसा डॉक्टर भी हो सकता है, वैद्य भी हो सकता है, और किसी को दवाइयाँ सजेस्ट भी कर सकता है, भोजन बहुत अच्छा बना सकता है। और दूसरा एक चीज़ है कि अपनी माँ के साथ इस जातक के बहुत अच्छे रिलेशन रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है तो माता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रह सकते हैं। तो ताउम्र ये काम करें कि अपनी बुद्धि से ये जातक कुछ भी काम कर सकता है, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य को बढ़ा सकता है। इसके बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि चंद्रमा अच्छा होने के कारण बच्चे अच्छे होंगे, चंचल होंगे, और ये व्यक्ति जो है वो अच्छे कर्म कर सकता है। माता के साथ रिलेशन अच्छे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे, चंद्रमा उच्च होने के कारण। परंतु अगर इनकी माता जीवित है, मेरे को लगता है जीवित होगी, तो ये अपनी माता से एक चांदी की चेन जो है माता के गले में धारण करवाएं, और उस चेन को अपने गले में धारण करें, 2-3 महीने तक माता के गले में धारण करें, और आशीर्वाद के रूप में उस चेन को अपने गले में बाद में माता से धारण करवाएं। तो इनका चंद्रमा बहुत उच्च रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे जातक सूक्ष्म बुद्धि जो तीव्र रहेगी, परंतु ऐसे जातक बहुत विचार नहीं करते हैं, मन में कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं आएंगे, सूक्ष्म शांति से रात को नींद अच्छी आएगी। जिसका चंद्रमा उच्च होगा, वृष राशि में होगा, उसको नींद बहुत अच्छी आती है। जिसका चंद्रमा नीच का होगा उसकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, विचार दिमाग में गलत आएंगे। चंद्रमा मनुष्य जात, मन का मतलब मन से ही जो विचार है वो अच्छे उत्पन्न होंगे इस जातक के। माता के साथ रिलेशन अच्छे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे, पत्नी के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये पंचम ना सप्तम भाव का जो स्वामी है, कर्क राशि का जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च होकर विराजमान हो गया। तो ऐसे जातक की पत्नी चंद्रमा के समान भव्यता वाली होगी और अच्छे विचारों वाली होगी, बात भी चंचलता के साथ करती होगी, सौम्यता रहेगी। और जैसे जैसे बृहस्पति की, जैसे जैसे चंद्रमा की हवा बढ़ती है मतलब पूर्णमासी की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति का जो है, पत्नी का जो है वो व्यवहार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये इसका 2 चीज़ें अच्छी हैं, बच्चे अच्छे, पत्नी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चंचल रहेगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। परंतु अमावस्या के कारण थोड़ा सा अगर ये देखें तो उस टाइम थोड़ा सा ढलता हुआ चांद होता है, तो उस टाइम ये सफ़ेद चीज़ों का ग्रहण करें, खीर का ग्रहण करें अपने जीवन में, सफ़ेद चावल का ग्रहण करें, सफ़ेद वस्त्र का ग्रहण करें, तो इससे इनका चंद्रमा जो है और इनको फल प्रदान करेगा। चंद्रमा विष्णु भगवान की पूजा करें और पूर्णमासी का व्रत करें, तो इनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे पढ़ लिख करके आगे जा सकते हैं। चंद्रमा की अगर पूजा करें, सत्यनारायण की कथा करें, घर में सत्यनारायण की कथा कराएं, तो ये जो मंगल का जो थोड़ा सा प्रभाव है इनके घर के ऊपर, वो भी अच्छा हो सकता है। अब आते हैं हम इस भाव के ऊपर। इस भाव का मतलब है, इस भाव का शत्रु, रोग, ऋण, रिपु, और इस भाव में अगर गुरु और मंगल विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही सुखी माना जाता है। अर्थात हाथ पे हाथ रख के खाने वाला होता है। उसको इस तरीके से धन संपदा या कोई शत्रु नहीं है उसको, मतलब शत्रु जो है उसको कोई तंग नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। गुरु के रहने के कारण, मंगल के रहने के कारण शत्रुओं के समूह को ख़त्म भी कर सकता है, लीडरशिप बन करके शत्रुओं को ख़त्म कर सकता है, प्रभाव के साथ ख़त्म कर सकता है। परंतु गुरु जब यहाँ पे 11 में आद्रा नक्षत्र में बैठ गया, गुरु शम है, गुरु बुरा नहीं है, गुरु शम है। बुध के घर में जब गुरु विराजमान है, 11 डिग्री का है, तो ये ऐसे जातकों को हो सकता है कि पुरानी पूर्वजों की संपत्ति जो मिली हो उसमें से भी इनको आय होती रही, या कोई संपत्ति इन्होंने ऐसी बना ली हो जिसमें से किराया आता हो या कुछ आता हो। परंतु ऐसे जातक जो है बड़े सुख समृद्धि के साथ जो है अपना लाइफ जो है जीते हैं। यहाँ चंद्रमा बुद्धि का अच्छा कारक, यहाँ गुरु जो है शत्रुओं का कोई और नहीं है, तो इसके कारण बहुत अच्छा जो है इनकी लाइफ रहने वाली है। पत्नी स्थान की विवेचना मैंने पहले कर दी, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में विराजमान है, तो इस कारण से पत्नी इनकी बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आते हैं इस भाव के छठे ना अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो है वो सूर्य की राशि सिंह राशि विराजमान है। सिंह राशि का सूर्य जो है वो भाग्य स्थान में विराजमान है, ये तो अच्छा माना जाता है। परंतु सूर्य यहाँ पे अच्छा, सूर्य जो है वो थोड़ा नीच का है यहाँ पे। तो ये जो शुक्र, सूर्य के घर में शुक्र और शनि विराजमान है, शुक्र और शनि का इकट्ठा जो है वो विराजमान होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि लगन का स्वामी जो 50% लाइफ मतलब शरीर का संबंध जो है वो इस घर से विराजमान है, अर्थात मृत्यु के घर से जो विराजमान है। तो ऐसे जातक को जो शुक्र संबंधी और शनि संबंधी जो है वो दान करने चाहिए। शनि संबंधी माह दान करने चाहिए, शुक्र संबंधी श्वेत चावल दान करने चाहिए, और मंगल संबंधी, मंगल 25 डिग्री का होने के कारण मसूर की दाल। तो इनको मैं एक ही चीज़ का सुझाव दूंगा कि जब छठे, 8वें और
छठे, 8वें और 12वें घर में जो ग्रह होता है, 12वें घर में गुरु बैठा है, जो गुरु जो है इस स्थान में बैठा है, गुरु का आपने दान नहीं करना है, परंतु आपने शुक्र और शनि का दान करना है और मंगल का दान करना है। आप जो है इस ग्रह से रिलेटेड चावल, आप माँ की दाल और मूंग की दाल का दान करें, गरीबों में बांटें, अंधों के आश्रम में जा कर के आप जो है वो दान करें। तो ये शनि जो है आपके इसको लगन को ठीक करेगा। आप समझ ले आपकी ज़िंदगी का एक रामबाण उपाय है। कोई चीज़ आपको करने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि नग पहनना, ये चीज़ें नग पहनने के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आप मोती पहन सकते हैं, भाग्य से रिलेटेड पन्ना भी पहन सकते हैं, परंतु एक चीज़ है कि आप में से एक ही पहनना है। परंतु ये चीज़ों के लिए अगर आप करेंगे, अमावस्या के दिन अब जाके किसी अंधे आश्रम में सेवा करेंगे, पूर्णमासी के दिन अंधे आश्रम में जाके सेवा करेंगे, जो पंजाब में, जलंधर में, हरियाणा, चंडीगढ़ में जो आसानी से अंधे आश्रम मिल जाते हैं, या वृद्धों की सेवा करेंगे, और वृद्धों की सेवा भी करेंगे, अंधे लोगों की सेवा भी करेंगे, उनको कपड़ा देंगे, उनको भोजन बना के खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो ये जो लगन का मालिक है ये आपका ऑटोमेटिक ही अच्छा होता जाएगा। इस कुंडली में एक और जो है वो काल सर्प दोष की कुंडली है। मेन जो इसमें दोष है वो काल सर्प दोष का है, क्योंकि सारे ग्रह राहु और केतु के पास में है, राहु और केतु के पास में, एक ही साइड नीचे है और राहु केतु ने अपने पास में ले रखे हैं, तो ऐसे को पितृदोष भी कहा जाता है। अब इसके सूरज के साथ जो है वो राहु विराजमान हो गया। पिता के साथ तो अच्छे रिलेशन होंगे, परंतु राहु जो ब्रैट बैट ग्रहण योग जो है वो बन गया है, जिसके कारण से पिताजी के साथ ये रिलेशन अच्छे नहीं रहने देता। नहीं तो सूरज के जो 16.29 डिग्री का है बहुत अच्छे रिलेशन रह सकते हैं, परंतु राहु यहाँ पे भाग्य स्थान को अचानक चमकृत करता है। राहु यहाँ पे ठीक विराजमान है, परंतु इसके साथ ग्रहण दोष भी उत्पन्न किया, बुध आदित्य योग भी बना, इसके साथ एक बुध आदित्य योग बना और एक ही दोष बना, योग भी बना और दोष भी बना। अब 6 में कन्या, मतलब कन्या की राशि, बुध की राशि में कन्या, बुध अपने में विराजमान है, तो बुध अच्छा होकर विराजमान हुआ है। तो ऐसे जातक को सूर्य जब राहु का मतलब सूर्य का जब ग्रहण आता है तो सूर्य ग्रहण के ऊपर अपना तोला दान करना चाहिए, जिससे इसका भाग्य जो है वो अच्छा होता है। साल में 2 या 3 बार जो सूर्य ग्रहण आता है, जब सूर्य ग्रहण लगा हो उसके बीच में घर किसी आप तोले दान करने वाले को बुलाएं और उस समय के बीच में आप तोला दान करें, तो इस भाग्य का जो दोष है आपका ख़त्म हो सकता है और आपका भाग्य जो है वो बहुत बड़ा चमकृत हो सकता है। आप इस प्रयोग को करके देखें, क्योंकि ये आजमाया हुआ फार्मूला है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे जो ये ज्योतिष की किताबें हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि उस समय किया गया दान, उस समय किया गया जो है वो 100 गुना ज़्यादा फल देता है। और आप जैसे आप अगर ये करते हैं तो जैसे 1.25 लाख महामृत्युंजय का फल प्राप्त होता है, उसका जैसे मान लेते हैं हम 31,000 महामृत्युंजय करते हैं, तो उसके बराबर इसका फल जो है वो प्राप्त होता है। तो 2 मैंने आपकी चीज़ें बनाई, एक तो आप अमावस्या के दिन दान करते रहे, क्योंकि इस घर को कुआं कहा जाता है, जो भी डालेंगे कुआं में ख़त्म हो जाएगा कुआं। तो शुक्र और शनि है, दोनों अच्छे घर अच्छे नहीं है, इसका दान करें जिससे आपका लगन अच्छा होगा। इधर आप इसके तो जो हमारा ग्रहण आएगा उसके ऊपर आप दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये एक काम और करना है आपने, जो ग्रहण का सामान होता है जो पंडित को आपने नहीं देना, उसको बोलना है भाई तू जितने पैसे चाहिए ले ले मेरे को तोला दान करवाने के, वो ग्रहण का सामान ले जाके गरीबों में बांटना है, जिससे गरीबों का भला हो। वो उस अन्न को ग्रहण करे, पंडित उस अन्न को मार्केट में ना बेचे, नहीं तो आपको कोई फल नहीं लगने वाला। आपने पंडित को जो उसकी फीस होती है वो देनी है, उसके बाद आपने जो उसका सामान है वो अपनी गाड़ी में डाल के किसी भी नीडी स्कूल में, आश्रम में, वृद्धा में, गरीबों में, जहां आपको लगता है वहां आपने वो सामान जो है वो बांट के आना है। उसी समय आपने बांट के आना है और उसके बाद घर में आके आपने स्नान करना है और गंगा जल से। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है, आप जब जब कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाएं, गंगा के पास जाएं, तो गंगा में स्नान करें। तीर्थों में जैसे वो कहते हैं जब तीर्थ लगते हैं या जब महाकुंभ लगते हैं तो आप गंगा में स्नान करें, तो आपका जो है भाग्य जो है और भी अच्छा होगा। अब आते हैं कर्म स्थान का मालिक। कर्म स्थान का मालिक और लगन का मालिक जब छठे में कुएं में विराजमान है तो आप लोगों का कर्म भी बहुत उच्च नहीं होगा।
आप कर्म भी धीरे धीरे कोई काम किया तो स्लो मोशन से किया, कर्म भी ऐसे लोगों का उच्च नहीं माना जाता है। तो ये दान करने से आपका कर्म भी उच्च होगा, तो ये आप ध्यान रखें। अब इस घर का स्वामी यहाँ पे विराजमान है, तो लाभ आपको, अष्टम घर का स्वामी आपको दो चीज़ों से लाभ हो सकता है। इसका मतलब लाभ और इसका मतलब मंगल। अष्टम भाव मतलब एकादश का मंगल जो है वो छठे भाव में विराजमान है, अर्थात कोई ऐसी भूमि जिसमें शत्रुता हो, जिसमें शत्रुता हो, दुश्मन हो, तो आप अपने मंगल के द्वारा उस शत्रुता को नष्ट करके आप जो उस ज़मीन से पैसा कमा सकते हैं। अर्थात किसी ज़मीन में डिस्प्यूट हो, उस ज़मीन को ग्रहण करके, उस ज़मीन को सॉल्व करवा के आप जो है पैसे कमा सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब इस भाग का मोक्ष का भाव का है, जब जब आप अच्छे कर्म करेंगे, जब ऐसे मैंने जो कर्म बताया इस भाव से कर्म करेंगे, यहाँ के दान करेंगे, तो ये बृहस्पति और मजबूत होगा, आपको मोक्षता की भी प्राप्ति होगी, भगवान के आप नज़दीक जाएंगे, और भगवान के नज़दीक जाने के कारण गुरु जितने सुख आपको प्रदान करेगा, ये गुरु जो है आपको गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको सुख प्रदान करेंगे। ये सारी कुंडली की जो विवेचना है, अब मैं आपके देखता हूँ कि आपके जो ग्रह है वो किस दशा लगी हुई है। आजकल आपको शुक्र की दशा लगी है, शुक्र में आपको शनि, सॉरी मैं गलत बोल गया, शनि में आपको जो अंतरा चल रहा है 2/12/24 तक, वो शुक्र का अंतरा चल रहा है। अंतरा तो शनि में अच्छा चल रहा है। शनि जब आपकी कुंडली में आया, शनि जब आपकी कुंडली में यहाँ पे शनि जब आया, शनि 10/2/2018 से आपकी कुंडली में आया और सिंह राशि में है शनि। तो शनि जब आया, आजकल शनि के ऊपर 60 सती चली हुई है। शनि जो है वो कुंभ लग्न के ऊपर, शनि के ऊपर 60 सती चली हुई, मतलब 11 नंबर के ऊपर, इस घर के ऊपर आपकी 60 सती चल रही है। तो धन संबंधी भी आपको आजकल दिक्कत होगी, क्योंकि शनि यहाँ जब आया 18 से लेकर 21 तक, तो 18 से लेकर 3 जब ये गुरु राहु 15 से लेके नहीं 15 में आपका 2015 से आपका जो शनि है वो शुरू हो गया, 18 तक आपका शनि का अंतरा रहा। इसमें तो इसने आपको अच्छा दिया, बुध में भी आपको अच्छा दिया, परंतु ये जो 2021 से लेकर 2023 तक का जो अंतरा था, केतु का जो अंतरा है, ये जो अंतरा है यहाँ इसमें थोड़ी सी 2/12/24 तक 7 महीने, ये जो केतु का अंतरा आया, इसने आपको थोड़ी सी जवान गड़बड़ कर दी। शनि में आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी वाणी में नम्रता बरतें। नम्रता बरतने के कारण आपकी वाणी सहज रहेगी, आप पत्नी से भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, माता पिता से भी अच्छे से व्यवहार करेंगे और दूसरे लोगों से भी व्यवहार अच्छा करेंगे। तो ये शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई आपको घमंड नहीं करना है, को कुछ नहीं करना है, जिसके कारण आपका शनि जो है वो खराब होता है। और शनि में शुक्र का अंतरा भी अच्छा रहेगा, परंतु शनि में आगे सूरज और चंद्रमा का अंतरा जो 28 और 29 में लगेगा, एक साल का ये अंतरा आता है, परंतु इस भी आपको संभल के रहना है। शनि में चंद्रमा का अंतरा भी खराब रहेगा, चंद्रमा इतना खराब नहीं है, तो ज़्यादा खराबी तो नहीं देगा, परंतु आपने संभल के रहना है। और मैंने आपको ये जहाँ पे तोला दान बताया, अगर हो सकता है तो अपने जन्मदिन के ऊपर, आपका जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, 3 अक्टूबर को हो गया, तो आने वाले टाइम में अवश्य के ऊपर अपना तोला दान जो है वो ज़रूर करें, जिससे शनि हर साल आपको, जब तक शनि की दशा लगी हुई है, आपको अपने तोला दान करना है, क्योंकि शनि आपके इसमें अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव की दशा आपको लगी हुई है। 2034 तक अपने जन्मदिन के ऊपर साल में एक बार जो है वो तोला दान जरूर करें, जिस तरीके से मैंने बताया है, उस राशन को गरीबों में बांटें, जिससे आपका बहुत भला होने वाला है। अच्छे कर्म करोगे तो शनि अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करोगे तो शनि बुरा फल देगा। ये ग्रह जो है वो जब हम पैदा हुए थे तब की जन्म कुंडली के हिसाब से लिखे गए हैं, परंतु फल कैसा प्राप्त होगा इनका, अच्छा होगा या बुरा होगा। मान लेते हैं कि एक जैसे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ में आप बह के बच जाएंगे या आप बह जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि ग्रह के कारण आप बहेंगे तो ज़रूर, परंतु बच जाएंगे, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या नहीं बचेंगे ये भी आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अच्छा कर्म करें, तो जिससे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। 2037 में आपकी 2037 के बाद बुध की दशा लगेगी, जो कन्या राशि का बुध होगा वो आपके जीवन की भाग्य राशि मतलब उच्च राशि होगा, और आपका 2037 से आपकी दशा जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप वैभव प्राप्त करेंगे, अच्छा व्यवहार करें, व्यापार करेंगे,
आप बहुत अच्छा आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। 2037 से लेकर के ये जो अब बुध का जो हमारा 18 साल की दशा होती है, 18 साल में जो बुध है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। उसके बाद केतु भी लगेगा, केतु पराक्रम स्थान का है, वो भी आपको अच्छा फल देगा। तो बुध जो है वो चंद्रमा की होरा में है। तो जब बुध चंद्रमा की होरा में है तो ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छी दशा रहने वाली है। शनि की दशा को किस तरीके से काटो, इसमें एक ही चीज़ है कि शनि के दिन आप शनि मंदिर जरूर जाएं, मत्था जरूर टेकें और अपना जो है वो तोला दान जरूर करें। तोला, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि तोला दान जरूर करें और अपनी लाइफ को अच्छा करें, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा होने से आपका जो लगन है वो लगन उच्च होगा, जिसका प्रभाव इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी 60 सती का प्रभाव आजकल चल रहा है। आजकल शनि 11 नंबर में विराजमान है, तो इस पे भी 60 सती चल रही है, इस पे भी 60 सती चल रही है 2.5 साल की, और आगे भी 7.5 साल का 60 सती होती है। कभी मैं 60 सती के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसको डिटेल से देखना। तो यही थी आज की ये जानकारी। और शटवल में आपका जो चंद्रमा है वो 1.21 डिग्री का है। गुरु आपका ठीक है, मैंने गुरु को आप बताया, गुरु का आपने दान नहीं करना है, पीली बस चीज़ों का दान नहीं करना है। आपने पीली चीज़ों को उपयोग करना है, आपने उपयोग करना है। यहाँ पे आप पन्ना धारण कर सकते हैं, परंतु अभी आपको पन्ना धारण करने की ज़रूरत नहीं है। अब गुरु आपका अच्छा है, शनि आपका अच्छा है, शनि आपको इतना नुकसान नहीं देगा, परंतु फिर भी आप ये समझ लो कि बरसात के मौसम में वर्षा तो होनी ही होनी है। तो ये जो शनि यहाँ पे है, जो बरसात का मौसम है, वर्षा तो होनी है, परंतु आपको छाता लेके चलना है। छाते का मतलब है कि आपको तोला दान करना है, शनि के मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, लोगों से व्यवहार नम्रता के साथ करना है, प्यार से बात करनी है, आर्द्रता के साथ बात करनी है, झुक के चलना है। जब आप झुक के चलोगे, आर्द्रता के साथ चलोगे, शनि मंदिर जाओगे, तो ये शनि आपका अच्छा रहेगा और बृहस्पति भी आपका उच्च होकर के आपको फल प्रदान करेगा। अब थोड़ा सा कुंडली के ऊपर, आपका दशा के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये विष्णुत्री दशा आपकी है। आपके पैदा होते ही मंगल था, जो मंगल था वो उसमें थोड़ा सा आप पैदा होते बीमार जरूर रहे होंगे। पैदा होते आप अपनी माता से पूछे बीमार रहे होंगे। उसके बाद भी आपका जीवन जो संघर्षपूर्ण गुजरा होगा, क्योंकि राहु की दशा भाग्यस्थान का राहु था। बहुत संघर्ष तो नहीं किया, परंतु ये भी भाग्यस्थान में 6 में राहु था, तो इतना ज़्यादा संघर्ष तो नहीं किया, ठीक रहा। फिर गुरु ने आपको अच्छा फल दिया। अब शनि जो है, जो गुरु में आपने कर्म किए होंगे वो शनि आपको उसका फल प्रदान करेगा। जो गुरु में आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अगर इस दशा में अच्छे कर्म किए होंगे, तो शनि जो है वो कहते हैं ना, इस जन्म का फल इसी जन्म में भोगा जाता है। तो दशाएं जो हैं, अगर गुरु में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि में उसका हमारे को अच्छा प्रभाव जो है मिलने वाला है, और नम्रता के साथ रहेंगे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। और बुध की दशा जो है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ की बेस्ट दशा होने वाली है। केतु की दशा भी आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी होगी। तो ये थी आपकी कुंडली की विवेचना। अब मैं इसके ऊपर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये आपकी कुंडली की विवेचना अच्छी लगी होगी तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु ये कुंडली काल सर्प युक्त कुंडली है। तो आप एक बार एक काम आपको परम उपाय बताता हूँ, आप विष्णुपाद मंदिर बोध गया में जरूर जाएं और वहाँ पे पिंड दान जरूर करें। या आपको बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ जाके आप पिंड दान करें, या आप बोध गया में जाके पिंड दान करें, जिससे ये आपने पिंड दान जो श्राद्धों में अवश्य होती है उसमें ज़रूर करना है। और श्राद्धों में जो आपने दान करना है, श्राद्धों में श्राद्ध क्रिया जरूर करनी है। आपने अपने सारी 3 पीढ़ी के पीछे के पितरों का जो है बोध गया में जा कर के तर्पण और दान करना है। जो तर्पण और दान करेंगे और तिलांजलि देंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। गंगा में जाके स्नान करेंगे तो ये काल सर्प दोष जो है, आप एक चीज़ आपने और नोट की हो, काल सर्प दोष होने के कारण जब भी आपको शुभ कार्य करने लगते हैं तो विघ्न पड़ता है। बच्चों का जन्मदिन होगा विघ्न पड़ेगा, कोई फंक्शन आएगा तब विघ्न पड़ेगा, कोई अच्छा शादी फंक्शन करोगे तो विघ्न पड़ेगा। ये काल सर्प दोष का जो है कारण होता है। तो इसको सबसे बड़े कुंडली में इसको ख़त्म जरूर करें, इसको जरूर मतलब इसका उपाय करें, तो इससे आपकी कुंडली जो है वो अच्छी होगी। कुंडली कैसी भी हो उसको कर्मों से बनाया जाता है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हुआ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के साथ करें, जिससे और लोगों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। जय माता दी, धन्यवाद।